कई साल पहले की बात है जब ट्यूनीशिया के एक एकांत किले में बैठकर एक महान विद्वान दुनिया के इतिहास के बारे में गहराई से सोच रहे थे। उनका नाम इब्न खल्दून था। उन्होंने महसूस किया कि इतिहास का मतलब केवल राजाओं और सम्राटों के बीच युद्धों की कहानियां या पुराने दिनों के किस्से नहीं हैं, बल्कि ये मानव समाज में बदलाव के रुझानों और सभ्यताओं के उत्थान और पतन का एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। उन्होंने देखा कि कई पिछले इतिहासकारों ने महान आख्यान लिखे थे, लेकिन किसी ने भी इस बात के मूल कारणों की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की कि एक राजवंश का पतन क्यों होता है और दूसरा सत्ता में क्यों आता है। इसलिए उन्होंने एक किताब लिखने का फैसला किया जो इतिहास का परिचय या मुकद्दिमा होगी, जहां वो सभ्यता के गुप्त नियमों को उजागर करेंगे। इब्न खल्दून अपनी कहानी की शुरुआत इंसानों के मूल स्वभाव से करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है और वो अकेला नहीं रह सकता। इंसानों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन एक अकेले व्यक्ति के लिए आवश्यक गेहूं उगाना, उसकी मड़ाई करना और अपने दम पर रोटी बनाना संभव नहीं है। इसके लिए कई लोगों के आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है, जहां कोई लोहार के रूप में काम करेगा, कोई बढ़ई होगा और कोई और खेती करेगा। फिर जंगली जानवरों के हमलों से खुद को बचाने के लिए इंसानों को दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। जीवित रहने की चाह में एक दूसरे पर भरोसा करते हुए इंसानों का ये समूह बनाना ही सभ्यता या उमरान की जन्मकथा है। वो हमें दिखाने के लिए हमारी दुनिया को 7 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे जलवायु या मौसम मानवीय चरित्र और शारीरिक संरचना को प्रभावित करता है। मध्य क्षेत्रों में यानी तीसरे, चौथे और 5वें क्षेत्र में मौसम ना तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, इसलिए यहाँ के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित होते हैं और यहीं पर महान सभ्यताओं और विज्ञानों का विकास होता है। दूसरी ओर अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में यानी दक्षिण में लोगों का स्वभाव कुछ हल्का और हंसमुख होता है। साथ ही तेज गर्मी के कारण उनकी त्वचा का रंग काला हो जाता है। वो इस गलत धारणा को तोड़ते हैं कि त्वचा का रंग किसी श्राप का परिणाम नहीं है, बल्कि ये जलवायु का प्राकृतिक प्रभाव है। वहीं उत्तर के अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के लोगों की त्वचा का रंग गोरा होता है। वो एक दिलचस्प अवधारणा देते हैं कि भोजन की कमी या प्रचुरता मानव शरीर और मन को कैसे प्रभावित करती है। वो देखते हैं कि जो लोग रेगिस्तान या ऊबड़-खाबड़ इलाकों में रहते हैं और संयमित मात्रा में भोजन करते हैं, वे कहीं अधिक साहसी, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। उनके शरीर में बीमारियां कम होती हैं क्योंकि वे अत्यधिक भोजन करके आलसी नहीं बनते। इसके विपरीत जो लोग शहर के आराम और विलासिता में रहते हैं और भरपूर तेल और वसायुक्त भोजन करते हैं, वे धीरे धीरे कमज़ोर और आलसी हो जाते हैं और उनकी मनोवैज्ञानिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। खल्दून फिर एक महत्वपूर्ण सच्चाई सामने लाते हैं, वो ये कि रेगिस्तानी या खानाबदोश जीवन ही सभ्यता की नींव है। मनुष्य पहले रेगिस्तान या गांवों में कठिन जीवन के माध्यम से शुरुआत करते हैं और जब वे अमीर हो जाते हैं तो वे आराम और विलासिता के लिए शहर की ओर चले जाते हैं। ये खानाबदोश या बद्दू लोग स्वभाव से बहुत अधिक दयालु और बहादुर होते हैं क्योंकि वे अपने जीवन और धन की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। उनके पास कोई दीवार या सेना नहीं होती, इसलिए वे खुद ही अपने योद्धा होते हैं। इस साहस की जड़ में एक विशेष शक्ति होती है जिसे इब्न खल्दून ने असाबिया या कबीलाई एकजुटता का नाम दिया। ये असाबिया अपने वंश या समूह के लिए एक गहरा प्यार और एकता है जो लोगों को खतरे के समय एक साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जिस समूह के पास ये असाबिया या एकता अधिक होती है, वही अन्य सभी पर विजय प्राप्त करता है। जब रेगिस्तान के खानाबदोश कबीले देखते हैं कि शहर के लोग विलासिता में डूबकर आलसी हो गए हैं, तो वे उन पर हमला करते हैं और सत्ता हथिया लेते हैं। लेकिन ये असाबिया केवल खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, ये लंबे समय तक साथ रहने या वफादारी के माध्यम से भी बन सकता है। हालांकि समय के साथ जब ये लोग शहर में बस जाते हैं और आराम और विलासिता में रहने लगते हैं, तो उनके बीच ये एकता या एकजुटता कम होने लगती है। इब्न खल्दून कहते हैं कि किसी राजवंश या प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिरता आमतौर पर 4 पीढ़ियों से अधिक नहीं रहती। पहली पीढ़ी मेहनती और बहादुर रहती है जो सत्ता जीतती है। दूसरी पीढ़ी उस सत्ता का आनंद लेना शुरू करती है लेकिन कड़ी मेहनत के महत्व को नहीं भूलती। तीसरी पीढ़ी पूरी तरह से विलासिता में डूब जाती है और दूसरों पर निर्भर हो जाती है। और चौथी पीढ़ी आती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। इस शासन शक्ति या शाही अधिकार का अंतिम लक्ष्य पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है। जब कोई नेता अपने समूह पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है तो वो अन्य सभी समूहों पर भी विजयी होना चाहता है। इसी तरह बड़े साम्राज्य बनते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जब अरब अपने प्राकृतिक खानाबदोश चरित्र में रहते हैं तो वे बहुत आसानी से बड़े क्षेत्रों को जीत सकते हैं क्योंकि वे एक आंधी की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन उनकी प्रशासनिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब उसे धर्म का स्पर्श मिलता है। धर्म इंसानों के भीतर से ईर्ष्या और अहंकार को दूर करता है और सभी को एक ही उद्देश्य के लिए काम करने में मदद करता है। परिणाम स्वरूप वे अजेय हो जाते हैं। इब्न खल्दून आगे बताते हैं कि जब कोई नया राजवंश सत्ता में आता है तो शुरू में वे प्रजा पर बहुत अधिक कर या राजस्व नहीं लगाते हैं।
चूंकि कर कम होते हैं, इसलिए लोगों का काम करने का उत्साह बढ़ता है और देश धीरे धीरे विकसित होता है। लेकिन जब शासक विलासिता में बहने लगते हैं तो उन्हें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। तब वे राजस्व बढ़ाते हैं और व्यापारियों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाते हैं। इन अत्यधिक करों के दबाव में व्यापारी हतोत्साहित हो जाते हैं और सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ती है। इब्न खल्दून के अनुसार अन्याय और उत्पीड़न सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण है। जब लोगों की संपत्ति छीन ली जाती है या उनसे बिना पारिश्रमिक के काम कराया जाता है तो वे अब काम नहीं करना चाहते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा देश गरीब हो जाता है। शहरी जीवन के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं कि जब कोई शहर बड़ा हो जाता है तो वहाँ श्रम का विभाजन होता है। कोई कपड़ा बुनता है, कोई खाना बनाता है, कोई वास्तुकार बन जाता है। शहर की आबादी जितनी अधिक होगी, मांग उतनी ही बढ़ेगी और धन का उत्पादन भी बढ़ेगा। हालांकि अत्यधिक विलासिता शहरवासियों को नैतिक रूप से भ्रष्ट बना देती है। वे अब कष्ट सहना नहीं चाहते और अपनी सुरक्षा के लिए भाड़े के सैनिकों पर निर्भर हो जाते हैं। इस तरह एक शक्तिशाली राष्ट्र का पतन शुरू होता है और कोई अन्य खानाबदोश राष्ट्र आकर उनकी जगह ले लेता है। इब्न खल्दून ने मनुष्यों द्वारा आजीविका कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी बात की। वो कृषि को सबसे आदिम और प्राकृतिक पेशा बताते हैं। फिर विभिन्न हस्तशिल्प या तकनीकी कौशल आते हैं जो मुख्य रूप से शहरों के विकास के साथ विकसित होते हैं। वो व्यापार और वाणिज्य को भी लाभ के साधन के रूप में देखते हैं, लेकिन उल्लेख करते हैं कि इसके लिए कुछ चालाकी और रणनीति की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं कि शिक्षा या ज्ञान उनके लिए एक विशेष कला या शिल्प ही है। उनका मानना था कि विज्ञान और कलाएं बड़े शहरों में ही पूर्णता प्राप्त करती हैं, जहां बहुत से लोग होते हैं और काम के अधिक अवसर होते हैं। खल्दून मानवीय विचार शक्ति और बौद्धिक विकास पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है कि इंसानों और जानवरों के बीच मुख्य अंतर मनुष्य की सोचने की क्षमता है। इस विचार शक्ति का उपयोग करके मनुष्य अपनी आजीविका के लिए उपकरण बनाता है, समाज का निर्माण करता है और अज्ञात को जानने का प्रयास करता है। वो ज्ञान के 3 स्तरों का वर्णन करते हैं। पहला है चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए सामान्य ज्ञान, दूसरा है समाज और लोगों के साथ रहने के लिए व्यावहारिक ज्ञान और तीसरा है सैद्धांतिक या आध्यात्मिक ज्ञान का उच्चतम स्तर। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल किताबें पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों की यात्रा करना और अनुभवी विद्वानों की संगति में रहना अत्यंत आवश्यक है। अपनी गहरी चर्चा के अंतिम चरण में आकर इब्न खल्दून मानव श्रेष्ठता की मुख्य चाबी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि अन्य सभी जानवरों से मनुष्यों के अलग होने का एकमात्र कारण उनकी सोचने की क्षमता है। इस विचार शक्ति के माध्यम से मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और सर्वशक्तिमान अल्लाह को पहचानने का प्रयास करते हैं। मनुष्यों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं बनी थी, बल्कि एक लंबी निरंतरता का परिणाम है। वो मानव बौद्धिक स्तर को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है आवश्यक कार्य करने के लिए उपस्थित बुद्धि, दूसरा है समाज और लोगों के साथ रहने के अनुभव से प्राप्त ज्ञान और तीसरा है उच्च सत्य की खोज करने की क्षमता। खल्दून फिर ज्ञान की विशाल दुनिया पर चर्चा करते हैं, जिसे वे 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला पारंपरिक या धार्मिक ज्ञान है जो मनुष्यों को पूर्वजों से प्राप्त होता है, जैसे कि पवित्र कुरान, हदीस और इस्लामी कानून। दूसरा तर्क आधारित या दार्शनिक विज्ञान है, जिसे मनुष्य अपनी बुद्धि और तर्क के माध्यम से समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि इस्लामी सभ्यता में इन 2 प्रकार के ज्ञान का अभ्यास एक समय चरम पर पहुंच गया था, लेकिन समय के साथ जब सभ्यता कमजोर होने लगती है तो इस ज्ञान का अभ्यास भी कम होने लगता है। वो शिक्षा की पद्धति के संबंध में एक अभूतपूर्व सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि छात्रों को पढ़ाने में धैर्य रखना चाहिए और धीरे धीरे आसान से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। यदि कोई शिक्षक शुरुआत में ही छात्रों के सामने कठिन विषय प्रस्तुत करता है तो वे रुचि खो देते हैं और पढ़ाई को पहाड़ जैसा कठिन समझने लगते हैं। वो इस प्रक्रिया में 3 बार दोहराव की बात करते हैं। पहली बार मुख्य विषय को संक्षेप में बताना, दूसरी बार विस्तार से चर्चा करना और तीसरी बार सभी जटिलताओं को दूर करना। इब्न खल्दून विशेष रूप से चेतावनी देते हैं कि छात्रों पर अत्यधिक कठोरता या शारीरिक दंड देना बेहद हानिकारक है। वो देखते हैं कि जिन छात्रों को मारपीट या डरा धमकाकर पढ़ाया जाता है वे आलसी हो जाते हैं, झूठ बोलना सीखते हैं और उनके भीतर का साहस और काम करने का उत्साह नष्ट हो जाता है। ये न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए विनाशकारी है। वो कहते हैं कि शिक्षा आनंददायक और प्रेरणादायक होनी चाहिए। वो किताबों की संख्या में वृद्धि और सारांश या संक्षिप्त रूप पढ़ने की प्रवृत्ति के बारे में भी चिंता व्यक्त करते हैं। उनका मानना था कि अत्यधिक किताबें अक्सर छात्रों के लिए भ्रम पैदा करती हैं, जो ज्ञान के सागर में डूब रहे होते हैं। फिर जो लोग बहुत छोटे नोट पढ़कर बड़े विद्वान बनना चाहते हैं वे वास्तव में विषय की गहराई को नहीं समझते हैं। उनके अनुसार एक सच्चा विद्वान बनने के लिए मूल स्रोतों से विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना और अनुभवी शिक्षकों की संगति में रहना आवश्यक है। भाषा के महत्व के बारे में इब्न खल्दून कहते हैं कि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है, ये एक अर्जित आदत या कौशल है। जब अरब रेगिस्तान में थे तो उनकी भाषा अत्यंत शुद्ध और स्पष्ट थी, लेकिन जब उन्होंने विभिन्न देशों को जीत लिया और शहरों में बस गए और गैर अरबों के संपर्क में आए तो उनकी भाषा की वो मूल शुद्धता कम होने लगी। वो कहते हैं कि इस बदलाव ने व्याकरण या वाक्य रचना के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया ताकि पवित्र कुरान और हदीस के मूल अर्थ संरक्षित रहें। फिर वो मनुष्यों के कुछ मनोवैज्ञानिक पहलुओं जैसे जादू और कीमिया या सोना बनाने के विज्ञान पर चर्चा करते हैं।
वो तर्क के माध्यम से साबित करते हैं कि साधारण धातुओं से कृत्रिम रूप से सोना बनाना असंभव है। वो इसे एक प्रकार का धोखा या भ्रम बताते हैं जो आलसी लोगों को गुमराह करता है। इसी तरह वो ज्योतिष की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सितारों की स्थिति देखकर भविष्य की गणना करना न केवल तर्कहीन है बल्कि ये लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रहार करता है। उनके अनुसार भविष्य पूरी तरह से सर्वशक्तिमान अल्लाह के हाथों में है और मनुष्यों का प्रत्येक कार्य उनकी अपनी कड़ी मेहनत और सामाजिक नियमों पर निर्भर है। इब्न खल्दून साहित्य की दुनिया और विशेष रूप से कविता की शक्ति पर अद्भुत चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि कविता अरब ज्ञान का भंडार है, जहां उनका इतिहास, वीरता और ज्ञान संग्रहित है। वो देखते हैं कि जब लोग शहर के चकाचौंध भरे जीवन के आदी हो जाते हैं तो उनकी कविता की भाषा और शैली बहुत अधिक जटिल और अलंकारिक हो जाती है, जबकि रेगिस्तान के कवियों की भाषा सरल और सीधे दिल पर चोट करने वाली शक्तिशाली थी। वो स्पेन और उत्तरी अफ्रीका की कविता की विविध शैलियों जैसे मुवाशा और जाजल पर चर्चा करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मानवीय भावनाओं को विविध तरीकों से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। कहानी के अंतिम चरण में आकर इब्न खल्दून हमें एक गहन सत्य की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि मानव जीवन की तरह ही सभ्यता का जीवन काल भी सीमित होता है। जब कोई राष्ट्र कड़ी मेहनत और एकता के माध्यम से सत्ता में आता है तो वे प्रगति के शिखर पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वे विलासिता में डूब जाते हैं, एक दूसरे पर अत्याचार करना शुरू करते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति या असाविया खो देते हैं तो उनका पतन स्वाभाविक रूप से होता है। ये एक अविनाशी नियम है जो इतिहास के पन्नों में बार बार दोहराया जाता है। उनका मुकद्दिमा या इतिहास का परिचय वास्तव में केवल एक किताब नहीं है, ये समाज को पहचानने के लिए एक विशाल मानचित्र है। वो हमें सिखाते हैं कि समाजशास्त्र के नियम